हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, अभी तक की सारी क्लासेस सारे चैप्टर आपको समझ में आ रहे होंगे। विद क्वेश्चन के साथ मैं सारी क्लासेस सारे सब्जेक्टों को करवा रहा हूं। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और आपकी ज्योग्राफी क्यों ना हो। ठीक है, तो विद क्वेश्चन के साथ में ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं होगा कि पहले क्लास करवाए और फिर उसके साथ क्वेश्चन करवाए। ठीक है, तो मैं ये सभी चीजें आपको करके दे रहा हूं। तो आज हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं और स्लाइड आपके सामने है। फर्स्ट स्लाइड, जल संसाधन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के अंदर। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपके सामने होगा आज। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर के बाद। इस चैप्टर में जल के बारे में पढ़ेंगे, जल दुर्बलता के बारे में जानेंगे, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है और जल संसाधन का प्रबंधन कैसे करें और भविष्य में अपने यूज में कैसे लें, ये सारी चीजें जानेंगे। और बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से बांध किस नदी पर स्थित है, ये सारी चीजें आज इन चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। जल, कुछ रोचक तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। जल के कुछ रोचक तथ्य हैं। प्रथम है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97% मतलब 97.5% समुद्र और सागरों में पाया जाता है, जो कि खारा पानी होता है। ठीक है, जो कि हमारे काम में नहीं है बिल्कुल यूज। पूरे जल का लगभग 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, और कुल ताजे पानी का 70% आइसबर्ग में है और ग्लेशियर में जमी हुई है। मतलब बचा कितना? 30%। कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व का कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने लिख रखे हैं और बहुत ही रोचक तथ्य मैंने लिखे हैं पॉइंट वाइज करके। ये फैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, भारत में पुनः चक्रीकरण के लायक जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष होता है। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि 2025 तक जहां पर भारत के जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है या सूखा पड़ा हुआ, वहां पर पानी पहुंचाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। पूछ लेगा टारगेट कब का है? 2025 का है। ठीक है, जल दुर्बलता के बारे में जान लेते हैं कि जल की दुर्बलता का मुख्य कारण है जल का अत्यधिक दोहन होना। ठीक है, अत्यधिक इस्तेमाल होना, विभिन्न सामान्य समूह में असमान वितरण करना। और जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। हमारे दैनिक कामों के अलावा अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, ये आपको पता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन भूमिगत जल की प्राकृतिक तरीकों से रिचार्ज अब कई कारणों से बाधित होने लगता है। ठीक है, हमारे जंगल तेजी से कट रहे हैं। तेजी से होने वाले वनोन्मूलन के कारण भूमिगत जल को प्राकृतिक रिचार्ज में कमी आ जाती है और जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, कारखाने, सड़कें और जमीन जल सोखने की क्षमता कम हुई है। इसलिए मतलब सोखने का मतलब है जब कोई वर्षा होती है, ठीक है, और जहां पर सड़क वगैरह पत्थर मतलब कि जो मकान बने पड़े हैं या कारखाने हैं, तो उस जमीन पर जैसे यहाँ कुछ बना पड़ा है तो यहाँ जमीन पर पानी तो वो सोख ही नहीं पाएगी हमारी धरती। ठीक है, जहां पर कच्चा है थोड़ा सा वहां पर सोच सकती है। तो ये भी महत्वपूर्ण कारण है बहुत ही। ठीक है, इस कारण भी कमी आई आ रही है हमारी अपने पानी के अंतर्गत। ठीक है, जमीन के अंदर। ठीक है, आपको पता भी होगा कि भारत के अंदर जो हरियाणा और पंजाब स्टेट है, इसमें काफी हद तक पानी का स्तर नीचे गया है। ठीक है, इसलिए अब वर्षा के पानी के जमीन के अंदर रिसाव कम हो गया है, देख लो। और भूमिगत जल को ठीक से रिचार्ज नहीं हो पा रहा है इन्हीं कारणों बस। ठीक है, कई स्थानों पर भूमिगत जल इसलिए प्रदूषित हो गए हैं कि वहां पर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक अत्यधिक इस्तेमाल होते हैं। बताओ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण तो यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, कई स्थानों पर भूमिगत जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि वह हमारे इस्तेमाल में लायक नहीं है। बहुत ही स्थान ऐसे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी यमुना मैया को यमुना नदी जो हमारी है ये बहती है, तो इसमें से काफी प्रदूषित पानी हो चुका है। दूषित पानी इतना हो गया विकट। ठीक है, बहुत सी फैक्ट्रियों के इसी में खुल जाते हैं। ठीक है, जो गंदा पानी इसी में छोड़ देते हैं वो। ठीक है, और केमिकल वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। नाले का पानी अक्सर बिना सुचारू उपचार किसी ही नदी और तालाब में बहा दिया जाता है, देख लो। इसमें नदियां और तालाबों का पानी प्रदूषित हो चुका है इसलिए ही। ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन कैसे हो सकते हैं? भारत में सदियों से जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के लिए तरह तरह की संरचनाएं बनाई जाती रही हैं। सिंचाई प्रणाली तो मौर्य साम्राज्य से पहले की बनने लगी थी। सिंचाई प्रणाली
ठीक है, मौर्य साम्राज्य पूछ सकता है आपसे। आधुनिक भारत में अनेक बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं बनी हैं। इस तरह की परियोजनाएं कई जरूरतों को पूरा करती हैं। ठीक है, ये पानी के बहाव को काबू में करती हैं और बाढ़ की रोकथाम करती हैं। कोई दिक्कत? इन बांधों के पानी को नहर के तंत्र के द्वारा दूर दराज के गांव में भेज दिया जाता है ताकि वहां खेतों की सिंचाई हो सके और इनसे पीने के पानी की आपूर्ति की जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। लेकिन बड़े बांध बनने के लिए कई एकड़ जमीन खाली करनी पड़ती है। बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। ठीक है, जैसे कि कहीं पर बांध बनाया जाता है तो वहां पर बहुत बहुत एरिया खाली करवाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, गांव के गांव उठ जाते हैं। ठीक है, जिससे वो नहीं जाना चाहते, मतलब जिससे उनको उठाया जाता है वहां से उखाड़ देते। वैसे उनका रीजन ये होता है कि बांध का कोई हिस्सा भी अगर टूट भी गया तो काफी मात्रा में गांव को हानि हो जाएगी। ठीक है, काफी हद तक लोगों को नुकसान होगा, वहां पर लोग भी खुद भी, उनकी भी हत्या हो सकती है, कुछ भी है, डूब भी सकते हैं। ठीक है, बहुत सी परिस्थितियां आ जाती हैं, इसलिए वहां से हटा दिया जाता है काफी मात्रा में लोगों को या गाँव को। ऐसे क्षेत्रों के लोगों को अपनी जमीन में बेदखल होने के बाध्य होना पड़ता है। जमीन के जलमग्न होने से पर्यावरण पर भीषण समस्या आ जाती है और इसलिए कई लोगों ने बांध के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसा ही एक आंदोलन है। और ये किस राज्य में हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था, किसने किए थे, ये बारे बातें आप बताओ मुझे। वर्षा जल संग्रहण कैसे होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा का अधिकांश जल जमीन में प्रवेश नहीं कर पाता और बेकार में बह जाता है। ठीक है, किस कारण नहीं कर पाता? वही है पक्के जमीन, कारखाने, कंक्रीट, पत्थर वगैरह, इन कारण से हमारी भूमि जल को रिसाव नहीं कर पाती, सूत नहीं पाती। ठीक है, इस बर्बादी का वर्षा जल संग्रहण के द्वारा रोका जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण में जमा हुए जल को भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भूमिगत जल को रिचार्ज करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे पैमाने पर छत वर्षा जल संग्रह भी कारगर साबित होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि जल वर्षा हुई तो छत पर पानी भरा और उसको भर लिया गया किसी टब में या किसी बाल्टी वगैरह में, उसको कभी भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, शुद्ध पानी होता है काफी हद तक। ठीक है, राजस्थान या जो रेगिस्तानी इलाके रहते हैं अधिक मात्रा में, वो बेचारे ऐसे ही करते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है राजस्थान के टाका बनाने की पुरानी परंपरा रही है। टका, ये पूछा गया क्वेश्चन है, टका क्या है? यह एक भूमिगत टंकी होती है, इसमें वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। इस जल को गर्मी के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक मेरे भाई, ये देखो किसी कुंड या तालाब से छोटे से उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसको यूज कर लिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है। नेक्स्ट तो बस यही है। अब इन क्वेश्चनों में मैंने काफी हद तक बांधों को और नदियों को, इन सभी चीजों को एकत्रित करने की कोशिश की। इसमें मैंने क्या है कि क्वेश्चन के साथ विद आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, कहीं कहीं। नेक्स्ट नंबर 1 क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जलाशय में तलछट का जमना, जल जनित बीमारियां, औद्योगिक कचरे का निर्माण या जल जीवन के बढ़ने में? तो जल जनित बीमारियां होती हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा, क्वेश्चन पढ़ते समय तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत या उद्योग भूतापिपूर्ति? तो वो बी इज द राइट आंसर, जल विद्युत है। 22% पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से एक मिनट रुको, हाँ नेक्स्ट है, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? गोविंद सागर झील है, वो हौज खास है, भोपाल झील है, डल झील है? तो वो है आपकी भोपाल झील, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी गोविंद सागर झील लगा के आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पहले नहीं थी, पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय, झीलें सभी सी, पर लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना नहीं थी पहले। नेक्स्ट है, 5th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को सतलुज व्यास नदी बेसिन में पाई जाती हैं? कौन सी हो सकती है? हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भागड़ नांगल परियोजना या रिहंद, या ये सी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। सी इज द राइट आंसर, सतलुज व्यास नदी। काफी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाल दिया है। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? सतलुज नदी गलत है, व्यास भी गलत है, महानदी इज द राइट आंसर। और महानदी किस राज्य में, किस राज्य में होकर कहां से निकलती है, किस राज्य में निकलती है और कहां पर गिरती है? चलो तुम्हें मैं बता देता हूँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? बुल, कुल, टाका या बॉक्स? या टाका इज द राइट आंसर, टाका इज द राइट आंसर हो जाता है। मैंने आपको बताया था, इसके इनके बिंदु चंद्र बिंदु लगा लेना।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कारण नहीं होता, इसका कारण बताओ। जल जनित बीमारियां और कीट, ये तो होगा ही होगा। जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, ठीक है। और भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि नहीं हो सकती, ठीक मेरे भाई, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्षेत्र में गुल कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? दक्षिण पठार में, राजस्थान रेगिस्तान में, या पश्चिमी हिमालय में, या गंगा के मैदानों में? ये पश्चिमी हिमालयों में किया जाता है, जो गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, गुल और कुल पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रह खासकर राजस्थान आमतौर पर की जाती है? तो सिंचाई के लिए, पानी को भंडार करने के लिए, गलत। घर को ठंडा रखने के लिए, ये भी गलत। पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली की जाती है? तो वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो डी मेघालय में की जाती है और बाकी गलत हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभावी नहीं है? अंतर्राज्यीय जल विवाद, जलाशय का अत्यधिक आवास स्थल, जनसंख्या का विस्थापन, बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण इज द राइट आंसर हो जाता है, बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है जो, ठीक है, वो बाढ़ नियंत्रण अलग चीज है। इनमें से किस नदी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? वो सतलुज ब्याज है, महानदी है, नर्मदा है, लेकिन यमुना नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? वर्षा, भूजल अफवाह, या भूजल उपरोक्त सभी? तो इनमें से ताजे पानी का तो भूजल ही है सिर्फ, ठीक है, ताजा पानी भूजल से निकल सकता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? चेना, महानदी, कृष्णा नदी। मतलब हीराकुंड बांध की बात हुई है तो महानदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी। तो नेहरू इज द राइट आंसर हो जाता है, इन्होंने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है, इनके द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? वर्षण, या सतही जल, भूमि जल, या उपरोक्त सभी? तो डी इज द राइट आंसर, अलवणीय तो सभी होते हैं इनमें से तीनों, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में जल के कुल आयतन के कितने प्रतिशत, 2.5% भाग अलवणीय जल है? मैंने बताया इसके 70% कहाँ है, 30% कहाँ है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके चैप्टर में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा जल संग्रह के लिए निम्नलिखित से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जोहड़, जल वाहिकाएं, खाद्य, या गुल और कुल? तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नागार्जुन बांध कहां पर है? नागार्जुन बांध, इसकी ट्रिक याद कर लेना जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चेना, मानदी, कृष्णा, सतलुज। तो कृष्णा, कृष्ण और महाभारत में कृष्ण और अर्जुन एक ही उस पर रहते हैं ना रथ पे, तो ऐसे याद कर लेना, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, इसी के साथ हाँ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ जल संसाधन के जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैं आपके दिमाग में बैठा चुका हूँ, ठीक है। आपको इस चैप्टर, इस टॉपिक में हर एक स्लाइड आपको समझ में आई होगी। विद बांध और नर्मदा कौन कौन सी नदी पर कौन कौन से बांध है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने, वो सभी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।